हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल में। आज हम जानेंगे भाषा लैंग्वेज के बारे में। तो भाषा एक साधन होता है। ये हमारे विचारों के आदान प्रदान के रूप में साधन का काम करता है। यह हमारे सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने में साधन का काम करता है। तो भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को बोलते हैं और सामने वाला उसे सुनकर समझता है। जैसे बातचीत हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, रोल प्ले एक्टिविटी हो गया। सेकंड है लिखित भाषा। जब हम अपने भावों को, विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं और सामने वाला उसे पढ़कर समझता है तो वो हो जाता है, वो लिखित भाषा होता है। सांकेतिक भाषा में विभिन्न प्रकार के साइन का यूज किया जाता है। वो एक साइन लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू व्यक्ति साइन को समझता है। और जो लिखित भाषा होता है वो मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक सार्थक और स्थायी होता है। आगे हम जानेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है। भाषा अर्जन मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम मतलब लैंग्वेज लर्निंग। ये 2 डिफरेंट टर्म होते हैं और हम जानेंगे ये क्या होते हैं। जो भाषा अर्जन होता है वो जन्मजात क्षमता होता है, मतलब ये जन्म से ही व्यक्ति में पाया जाता है और यह सहज प्रक्रिया होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया होता है और इसका संबंध मातृभाषा से होता है। जब हम अपनी मातृभाषा को सीखते हैं तो परिवार में हम उसे सुनकर उसका अनुकरण करते हैं, उसे बोलने की कोशिश करते हैं और उस तरह से हमारा भाषा का विकास होता है। तो ये स्वाभाविक तौर पे होता है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। और ये भाषा अर्जन अचेतन होता है, मतलब हम स्वाभाविक तौर पे सीखते हैं। और भाषा अर्जन अनौपचारिक, मतलब इसे किसी नियम के द्वारा हम नहीं सीखते या किसी टीचर के द्वारा हम नहीं सीखते, बल्कि ये सहज तरीके से हम अपने वातावरण, अपने परिवेश के द्वारा सीखते हैं। भाषा अधिगम या भाषा लैंग्वेज लर्निंग ये प्रयास द्वारा सीखी जाती है। ये चेतन रूप से, मतलब हम अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा सीखते हैं। मतलब किसी उस भाषा के नियम, उसके व्याकरण, उसके रूल, ये सब हमको सिखाए जाते हैं। और ये भाषा लर्निंग का जो संबंध होता है वो दूसरी भाषा से होता है, ये मातृभाषा नहीं होता। मातृभाषा स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, लेकिन जब हम दूसरी भाषा को सीखते हैं तो वो लैंग्वेज लर्निंग के अंतर्गत आता है और ये औपचारिक होता है, क्योंकि हम किसी नियम के द्वारा या किसी के गाइडेंस के द्वारा हम सीखते हैं। और ये हो सकता है स्कूल में या फिर किसी कोचिंग सेंटर में, किसी शिक्षक के द्वारा, किसी जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन में हम भाषा अधिगम को सीखते हैं। आगे हम जानेंगे विभिन्न वैज्ञानिकों का भाषा के प्रति क्या विचारधारा थी। फर्स्ट है स्किनर के अनुसार मनोवैज्ञानिक ने भाषा को अनुकरण और पुनर्वलन से सीखी जाने वाली भाषा बतलाया है। मतलब भाषा ऐसी चीज़ है या ऐसी प्रक्रिया है जिसे अनुकरण के द्वारा और पुनर्वलन के द्वारा सीखा जा सकता है। पुनर्वलन का मतलब होता है कोई प्रोत्साहन देना या कोई पुरस्कार देना, जिससे जो प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, उसके व्यवहार को दोबारा होने की संभावना को बढ़ा देता है। तो ये पुनर्वलन होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा की विचारधारा क्या है। भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है, मतलब भाषा सामाजिक अंतःक्रिया होती है। यानी भाषा, जब हम समाज के संपर्क में आते हैं तो हम भाषा को सीखते हैं। नेक्स्ट है नोम चॉम्स्की के द्वारा भाषा की क्या विचारधारा है। भाषा जन्मजात क्षमता है, यानी नोम चॉम्स्की का मानना है कि भाषा जन्म से ही व्यक्ति में मौजूद होती है और इसे उन्होंने एलईडी डिवाइस के रूप में बताया, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन
डिवाइस। अब हम जानेंगे भाषा सीखने के चरण, यानी भाषा को कैसे एक बालक सीखता है। तो फर्स्ट स्टेज है कोइंग, यानी कोकना। इस स्टेज में बालक विभिन्न प्रकार के साउंड को निकालता है जिसे कोइंग बोला जाता है, और ये लगभग बालक के 6 वीक के अंदर होता है। सेकेंड है बैबलिंग, या जिसे बलबलाना भी कहते हैं, और ये 6 मंथ के बालक में देखा जाता है, और 6 मंथ में जो साउंड निकालता है उसे बैबलिंग कहा जाता है। थर्ड है वन वर्ड स्टेज, और यह 12 से 18 मंथ यानी लगभग 1 साल के बच्चे में ये देखा जाता है। इस समय वो एक शब्द का प्रयोग करने लगता है, यानी वो एक शब्द या तो माँ पापा इस तरह के शब्द को बोलना सीख जाता है। फोर्थ है 2 वर्ड, यानी 2 शब्द चरण, और यह लगभग 18 से 24 मंथ के बालक में होता है, यानी 1.5 से 2 वर्ष के बालक में ये देखा जाता है। और इस स्टेज को, यानी 2 शब्द चरण स्टेज को टेलीग्राफिक स्टेज कहा जाता है, और ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। फिफ्थ है लंबे उच्चारण, यानी सेंटेंस फॉर्मेशन। इस स्टेज में बालक सेंटेंस बनाने लगता है, और ये लगभग 2 से 4 साल के बीच होता है। अब हम आगे देखेंगे कि बच्चा कैसे शब्दों का प्रयोग करता है। फर्स्ट है 1 साल में लगभग बच्चा 3 शब्द का प्रयोग करता है। 2 साल में बालक 272 शब्दों का प्रयोग करता है, और 5 साल तक आते हुए बालक 272 शब्दों का प्रयोग करने लगता है। अब हम जानेंगे भाषा कौशल के बारे में। तो भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है लिसनिंग स्किल, यानी सुनना, और इस स्किल जब बालक में आ जाती है तो वह सुनकर विचार या भाव को समझ पाता है। दूसरा है स्पीकिंग स्किल, यानी बोलना, जिसे वाचन भी कहा जाता है, और इस स्किल के अंतर्गत बालक विचारों को बोलकर व्यक्त करने लगता है। थर्ड है रीडिंग स्किल, यानी पठन या पढ़ना, और इस स्टेज में बालक पढ़कर भाव को समझता है। फोर्थ है राइटिंग स्किल, लिखना या लेखन। जब बालक में इस स्किल का डेवलप हो जाता है तो बालक अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करने लगता है। और इस 4 स्किल को हम LSRW के शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, और इसे हिंदी में सुबो पाली के नाम से याद रख सकते हैं। इसमें लिसनिंग और जो रीडिंग होता है, यानी सुनना और पढ़ना, ये पैसिव होता है, क्योंकि इसके जरिए हम ग्रहण करते हैं, हम इनपुट अपने अंदर डालते हैं, तो ये पैसिव होता है। और वहीं स्पीकिंग और जो राइटिंग होता है, यानी बोलना और जो लिखना होता है, वो एक्टिव स्किल माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, आउटपुट देते हैं। अब हम आगे जानेंगे भाषा के उप कौशल क्या होते हैं, यानी सब स्किल्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है फोनिम, जिसे स्वनिम या ध्वनिम भी कहा जाता है, और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जैसे इंग्लिश के साउंड में A, B, या हिंदी के साउंड में क, ख या फ, या जो भी साउंड, ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। सेकेंड है फोनेटिक्स, यानी ध्वनि विज्ञान, जिसमें हम ध्वनि के उच्चारण का अध्ययन करते हैं। जैसे क वर्ग के अंतर्गत जो कंठ के द्वारा उच्चारण की जाती है वो कौन से वर्ण हैं, जो चा वर्ग है वो कहाँ से उच्चारण किए जाते हैं। इस तरह से हम ध्वनियों के उच्चारण का अध्ययन करते हैं। थर्ड है मॉर्फीम, यानी इसे रूपीम कहा जाता है, और ये भाषा के जो शब्द होते हैं उसकी सबसे सार्थक इकाई होती है, यानी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड। जैसे यहाँ वर्ड है कैट, और कैट को इसे हम और छोटा रूप में तोड़ नहीं सकते, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे लड़का, लड़का को अगर हम इसे छोटा और तोड़ेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो ऐसा शब्द का छोटा रूप जिसका कोई मीनिंग हो उसे हम मॉर्फीम कहते हैं। फोर्थ है मॉर्फोलॉजी, यानी रूप विज्ञान, शब्दों की रचना और उनके रूपों का अध्ययन, यानी शब्दों का फॉर्मेशन कैसे किया जा रहा है। जैसे यहाँ खेलना एक शब्द है जिसे हम खेल वर्ड और उसमें ना जोड़ के खेलना शब्द
बना रहे हैं। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी। फिफ्थ है सिंटैक्स यानी वाक्य विन्यास। इसमें हम वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में रखने के नियम बताए जाते हैं। यानी हम सब किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसका एक नियम है। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है, और ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन में है। लेकिन इसे हम ईट्स राम फूड नहीं कहेंगे या खाना राम खाता है नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक सिंटैक्स में नहीं है। तो ये हो जाता है सिंटैक्स या वाक्य विन्यास। सिक्स्थ है सिमेंटिक या जिसे अर्थ विज्ञान कहते हैं, जिसमें अर्थ और व्याख्या का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें शब्दों के अर्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ कोई एक शब्द है कमल, इसके दो अर्थ होते हैं। जैसे एक होता है कमल का फूल, और एक कमल किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है आई ईट टी, तो टी को हम ईट नहीं बोल सकते, आई ड्रिंक टी, तो ये सही होगा। तो इस तरह से शब्दों का जो अर्थ होता है या फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है उसका हम अध्ययन करते हैं, वो होता है सिमेंटिक। सेवेंथ है स्कीमिंग, से हम मुख्य विचार जानने के लिए पढ़ते हैं। जैसे हमें किसी न्यूज़पेपर में पढ़ना है और हमें उसका ओवरव्यू देखना है, उसका समरी जानना है या उसका जिस्ट जानना है, तो हम उसे सरसरी निगाहों से या सरसरी तौर पर हम उसके पढ़ते हैं और उसका समरी हमें पता चल जाता है। तो ये होता है स्कीमिंग। एथ है स्कैनिंग, और ये स्कैनिंग विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाता है और ये बारीकी से पढ़ा जाता है। यानी जब हम न्यूज़पेपर में या कोई बुक में हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं तो हम बारीकी से पढ़ते हैं, तो ये स्कैनिंग कहलाता है। नाइन्थ है फोनोलॉजी, ध्वनियों के प्रयोग और उनके नियमों का अध्ययन फोनोलॉजी कहलाता है। यानी स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या टर्म आते हैं वो हो जाता है फोनोलॉजी। जैसे स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, तो इस तरीके से जो साउंड सिस्टम के अंतर्गत आते हैं वो फोनोलॉजी कहलाता है। 10th नंबर है इंटोनेशन, जिसे स्वराघात या बेलाघात या स्वर लय भी कहा जाता है। बोलते समय आवाज़ का ऊपर नीचे होना यानी राइज एंड फॉल जिसे कहा जाता है वो इंटोनेशन कहलाता है। जैसे यहाँ एक ही वाक्य दिए गए हैं और इसे अगर हम अलग तरीके से पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे तुम आ गए, तो ये एक सामान्य सेंटेंस होगा, और वहीं तुम आ गए तो ये एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस हो जाएगा। तो ये इंटोनेशन कहलाता है। 11th है इंटेंसिव रीडिंग, जिसे गहन पठन भी कहा जाता है, और इसमें हम बहुत बारीकी तरीके से सूचना प्राप्त करते हैं, यानी बहुत ही ध्यानपूर्वक हम पढ़ते हैं। जैसे ग्रामर के जैसे पैटर्न को जानना हो, या एग्जाम्पल के लिए किसी बुक के पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बारीकी तरीके से पढ़ा जाता है, और ये कक्षा के भीतर शिक्षक के मार्गदर्शन में होता है, जिसे इंटेंसिव रीडिंग कहा जाता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। 12th है एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसे व्यापक पठन कहा जाता है, और ये सामान्य समझ के लिए होता है, आनंद के लिए होता है। जैसे कहानी पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, जिसमें हम क्या करते हैं, एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं और बस हम अपने सामान्य समझ का यूज़ करते हैं। जैसे, और ये कक्षा के बाहर यानी ये एक्सटर्नल होता है। अब हम इस कॉन्सेप्ट के कुछ PYQ क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये और भी अच्छे से क्लियर हो पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन यानी एक्विजिशन केवल तभी घटित होता है जब, मतलब भाषा एक्विजिशन कब होता है, ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है बच्चों को भाषा का परिवेश दिए जाए, मतलब बच्चों को वातावरण देना है, यानी भाषा को सीखने के लिए, मतलब ऐसा वातावरण जहाँ बातचीत हो रहा है या फिर कुछ स्टोरी टेलिंग कराई जा रही है
या फिर रोल प्ले कराए जा रहे हैं, जहाँ विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है, तो वहाँ उसके लिए एक परिवेश या वातावरण मिल रहा है। तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भाषा अर्जन के लिए क्या चाहिए? वातावरण चाहिए, और वो स्वाभाविक तौर पे सुनकर, समझकर, उसका अनुकरण कर वो भाषा का अर्जन करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सेकेंड है, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाए। यहाँ नियम सिखाना वो लर्निंग हो जाता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। थर्ड है, बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए। तो अभ्यास करवाना ये भी एक लर्निंग के अंतर्गत आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ है, बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं। अवसर देना सही है, लेकिन पठन सिर्फ पढ़ने को दिए जाए तो वहाँ ये सही नहीं माना जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? मतलब कक्षा में बालक को ऐसा कौन सा अभ्यास कराना चाहिए जिससे उनकी मौखिक भाषा का विकास हो पाए? फर्स्ट है, नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना। यानी नए और अपरिचित शब्दों के उच्चारण का सिर्फ अभ्यास कराने से क्या उनकी मौखिक भाषा का विकास हो पाएगा? तो ये ऑप्शन गलत होगा। सेकेंड है, अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का संवेद पठन। यानी अध्यापक के साथ साथ पुस्तक में या बुक में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका पाठ करना, उससे क्या भाषा का विकास हो पाएगा, मौखिक भाषा का? तो ये संभव नहीं है, तो ऑप्शन गलत होगा। थर्ड है, कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का संवेद गायन। यानी कविता को कंठस्थ कराया जा रहा है और करने के बाद एक साथ कविता को गाया जा रहा है या फिर बोला जा रहा है, तो इससे भी कोई उनमें मौखिक भाषा का विकास नहीं होगा। फोर्थ है, रोल प्ले में भाग लेना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बालक किसी प्ले में रोल अदा करता है किसी कैरेक्टर का, तो उसी कैरेक्टर के अनुसार ही वो अपने संवाद को बोलता है। वही इंटोनेशन, उसमें उतार चढ़ाव, सेंटेंस का फॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों को वो सीखता है और वो बोलता है। तो इस तरह से इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 है, और इसके कारण मौखिक भाषा के विकास में बिल्कुल ही उसमें सहायता होगा। थर्ड है, निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील या रिसेप्टिव कौशलों के रूप में जाना जाएगा? रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहण करना। जैसे हम 4 स्किल होते हैं, उनमें से 2 स्किल एक्टिव होते हैं और 2 स्किल पैसिव होते हैं। जो पैसिव होते हैं वो रिसेप्टिव होते हैं, यानी हम उसे ग्रहण करते हैं। जैसे हम सुनकर या पढ़कर हम उसे क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ग्रहण करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है श्रवण और पठन। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो हम इनपुट डालते हैं, ग्रहणशील कौशल होता है। सेकंड है श्रवण और लेखन। तो लेखन तो एक व्यक्त करने वाला कौशल होता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। थर्ड है पठन और बोलना। तो बोलना भी व्यक्त करने का कौशल होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। फोर्थ है बोलना और लिखना। यहाँ दोनों ही व्यक्त करने का कौशल है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, पठन और लेखन कौशलों पर नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है यानी ए में, कथन की समझ और योग्यता लेखन की योग्यता को प्रभावित करती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम एक कौशल को सीखते हैं तो ऑब्वियसली है कि दूसरा कौशल भी उससे प्रभावित होता है। बी में दिया हुआ है, पठन और लेखन दोनों पृथक प्रक्रिया है और एक दूसरे से स्वतंत्र होकर विकसित होती है। पठन और लेखन दोनों अलग ही प्रक्रिया है, लेकिन क्या एक दूसरे से स्वतंत्र है? नहीं, ये एक दूसरे को प्रभावित करती है, तो ये गलत होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी ए सही है लेकिन बी गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन है, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं।
इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होता है कि हम विशिष्ट इन्फॉर्मेशन या सूचना को बहुत बारीकी तरीके से पढ़ते हैं। सेकंड है स्कीमिंग। स्कीमिंग में क्या होता है, हम सरसरी तौर पे पढ़ते हैं। थर्ड है गहन पठन या इंटेंसिव रीडिंग। किसी भी चीज़ का हम पठन कर रहे हैं तो बहुत बारीकी तरीके से किया जाता है और वो क्लास के अंदर शिक्षक के मार्गदर्शन में होता है। तो यहाँ जो यह प्रक्रिया कराई जा रही है ये इससे बिल्कुल मिलता एक्टिविटी है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में बताया गया है ये बिल्कुल इंटेंसिव रीडिंग है, क्योंकि ये कक्षा में कराया जा रहा है और टीचर के मार्गदर्शन में हो रहा है और बहुत बारीकी तरीके से उसे पढ़ने के लिए कहा गया है। फोर्थ है व्यापक पठन यानी एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, व्यापक तौर पे हम पठन करते हैं और ऐसा पठन एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है, जैसे कोई स्टोरी पढ़ना, कोई नॉवेल पढ़ना, और ये क्लास के बाहर कराई जाती है। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आई होप फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।